नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। उन पर पायल घोष नाम की एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड के अंदर फैली गंदगी के बीच ये नए आरोपों की डर्टी पिक्चर है। इससे उन लोगों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं जो लोग बॉलीवुड की थाली को साफ बताते हैं और ये कहते हैं कि बॉलीवुड की गंदगी पर बात करना थाली में छेद करने जैसा है। लेकिन सवाल तो ये है कि बॉलीवुड की इस थाली में कितने छेद हैं। अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों से बॉलीवुड में खलबली मच गई है। आज हम आपको बताएंगे कैसे बॉलीवुड के वो दो गैंग फिर आमने सामने आ गए हैं जो ड्रग्स मामले पर भी आपस में भिड़ गए थे। उधर चीन से लड़ने के लिए बॉर्डर पर हर तरफ से मजबूती जरूरी है। आज हम आपको नए भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ताकत दिखाएंगे। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के हर साजिश को कुचलने वाली सड़कें भारत तैयार कर रहा है। हिमाचल को लेह से जोड़ने वाली नई सड़क आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये चीन की साजिशों के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र है। हम आपको अरुणाचल प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां सीमा पर भारत का नया रोड प्रोजेक्ट चीन में खलबली मचा रहा है। आज हम आपको किसान बिल पर संसद के फाइट सीन भी दिखाने वाले हैं। संसद में पहले ही धक्का मुक्की और जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आज राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। इस लड़ाई के बीच भी किसानों से जुड़े दो बिल आज राज्यसभा से पास हो गए। सरकार के 6 मंत्री आज इन किसान बिलों पर हर तरह की अफवाह को दूर करने के लिए देश के सामने आए। आज हम आपको इस बड़े खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। देखिए, शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। पायल घोष नाम की एक हीरोइन ने बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ये आरोप गंभीर हैं और ये बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर को सामने ला रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। इससे अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुराग कश्यप इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। पायल घोष के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को चुप कराने की साजिश भी बता रहे हैं। लेकिन आज हमने पायल घोष से भी बातचीत की है। वो अपने आरोपों पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि पायल घोष और अनुराग कश्यप में कौन सच्चा है और कौन झूठा। सीन 1 एक्शन। मूवी माफिया, नेपोटिज्म, अवार्ड फिक्सिंग, ड्रग्स पार्टी, ड्रग्स रैकेट और अब कास्टिंग काउच वाली पुरानी गंदगी। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया। फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट्स, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफ़ा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। एक अनजान हीरोइन और एक नामचीन डायरेक्टर, ये बॉलीवुड की नई डर्टी पिक्चर है। अनुराग कश्यप का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन पायल घोष नाम की इस हीरोइन का दावा है कि अनुराग कश्यप के बारे में जो वो जानती हैं वो कम ही लोगों को पता है। ये लोग महिलाओं के मुद्दे पर खूब बोलते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और है। आई हैव सीन हिम कमिंग आउट एंड टॉकिंग इन फेवर ऑफ वीमेन। तो मुझे लगा कि फिर उनको भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे यही बोलना था लोगों से कि वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे। और तो कैसे हैं रियल लाइफ में बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप? पायल घोष ने कई दावे किए हैं। मामला 6 साल पुराना है, लेकिन आरोप गंभीर हैं। छोटी मोटी फिल्मों में काम करने वाली पायल घोष बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना चाहती थी। वो अनुराग कश्यप से मिलने उनके ऑफिस गईं, फिर उन्हें घर बुलाया गया। पहले दिन तो सब ठीक रहा। मैंने पहले बात उनको ऑफिस में मिलने गई थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक उनके ऑफिस में मुझे बिठा के रखे। फिर नेक्स्ट डे एक दिन मुझे घर पे बुलाया, मैं गई थी। उस दिन उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया। उन्होंने खाना मुझे परोसा, फिर उन्होंने खुद खाना का प्लेट मेरा लेके गए एंड ही वॉज टॉकिंग। मुझे ये भी पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक्टर या स्टार।
तो बहुत सारे ऐसे बातचीत हुई जिसमें कोई भी एक लड़की है ना जो नई है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। लेकिन पायल घोष का आरोप है कि अगली ही मीटिंग में अनुराग कश्यप की सच्चाई उनके सामने आ गई। अनुराग कश्यप के बारे में उन्होंने पहले दिन जो सोचा था वो सब उन्हें धोखा लगने लगा था। कमरे में अनुराग कश्यप की हरकतों से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उस दिन फिर मैं आ गई, फिर नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया, फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट्स, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफ़ा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। और फिर जब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया। अनुराग कश्यप के घर पर उस दिन क्या हुआ था, अभिनेत्री पायल घोष ने इसकी पूरी आपबीती बताई। पायल घोष का दावा है कि अनुराग कश्यप बड़ी बड़ी हीरोइन के नाम भी ले रहे थे। ये वो हीरोइन हैं जिन्हें अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्मों में काम दिया था और वो इससे मशहूर हुई थी। उन्होंने बताया एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे। चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। पायल घोष के आरोपों से हर तरफ हड़कंप मच गया। अनुराग कश्यप से सवाल होने लगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने इस मामले में पायल से लिखित शिकायत मांग ली। अनुराग कश्यप का भी जवाब आ गया। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन्हें चुप कराने का हथकंडा बता दिया। बॉलीवुड में उन्हें समर्थन करने वाले कई लोग भी सामने आ गए, लेकिन पायल घोष अपने आरोपों पर कायम हैं। इस चीज़ से आपका क्या कहना है? क्या जिन लड़कियों के आप नाम ले रहे हैं उनको आगे आकर आपको सपोर्ट करना चाहिए? आपको लगता है उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं? मुझे ये ज़रूर लगता है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे लगता है कि उनको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर वो सच्ची में वो लोग सोचते हैं कि एक औरत को उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और जो चीज़ उनके साथ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, अगर उनको लगता है तो उनको आगे आके इसके बारे में बोलना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि ये मेरा मेंटोर है, हम लोगों को लॉन्च किया है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ताकि वो कुछ भी कर दे, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनका कॉल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं होती तो शायद मैं आगे जाके सपोर्ट करती हूँ। अनुराग कश्यप ने डिनाइल दिया है इस एलिगेशन पे, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो मतलब एक्सपेक्टेड है, कोई थोड़ी बोलेगा। लेकिन अगर वो ये मुझे बोलता सॉरी पायल, अगर मुझे नहीं लगा कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो अगर ये बोलते तो मैं सच्ची में ये बोलती कि ओके सर, जो हो गया लेट्स गेट ओवर इट, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला, फिर उन्होंने झूठ ही बोला। तो इससे पता चलता है कि वो किसी को कभी भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। अब पायल घोष और अनुराग कश्यप के इस मामले की सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पायल घोष और अनुराग कश्यप के अलावा अभी कोई नहीं जानता। लेकिन अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों से बॉलीवुड की गंदगी पर छिड़ी बहस और गैंग वॉर फिर से तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो। आज की कुछ और अहम खबरों का हम रुख करेंगे। चीन से लड़ने के लिए बॉर्डर पर हर तरफ से मजबूती जरूरी है। आज हम आपको नए भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ताकत दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल से लेह को जोड़ने वाली नई सड़क से चीन हैरान होगा, क्योंकि ये वो सड़क है जिसका इस्तेमाल सेना साल में कभी भी कर सकती है और इस पर आसानी से हमला भी नहीं किया जा सकता। हम बात कर रहे हैं दारचा पदम से नीमो तक की सड़क की। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये चीन की साजिशों के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र है। चीन खुद तो एलएसी के बिल्कुल करीब सड़क बना रहा है, लेकिन उसे भारत के सड़क बनाने पर आपत्ति है। चीन की ये नीयत उसकी जमीन हड़पने की साजिश की पोल खोलती है।
लेकिन अब सब बदल रहा है। श्रीनगर लेह मार्ग के अलावा अब दो रास्ते चीन की साजिशों पर पानी फेरने के लिए तैयार हो रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक नई वैकल्पिक रोड पर काम कर रहा है जिसे नीमू पदम दारचा रोड कहा जाएगा, और ये दारचा से 258 किलोमीटर यहाँ पर आकर खत्म होगी जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये नीमू है और यहाँ से ये रोड लेह के लिए और इधर करगिल के दोनों तरफ से सेना की आवाजाही को आसान बनाएगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये नई तीसरी सामरिक सड़क सेना के लिए अहम भूमिका निभाएगी। चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सीमा सड़क संगठन ने लेह और करगिल को जोड़ने वाली तीसरी सड़क का काम लगभग पूरा कर लिया है। दारचा पदम नीमू सड़क हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के दारचा को करगिल जिले के जंस्कार पदम इलाके को जोड़ेगी। दारचा से पदम की दूरी करीब 148 किलोमीटर है। पदम के बाद यह सड़क नीमो के रास्ते लेह मार्ग से जुड़ जाएगी। नीमो पदम दारचा रोड हर मौसम के लिए तैयार किया जा रहा है। साल के 365 दिन सेना के वाहन कभी भी लेह लद्दाख तक इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी भी समय भारतीय सेना हिमाचल के दारचा से लेह और करगिल तक पहुंच सकती है। हमारे पास करीब 40 किलोमीटर की रोड है जो कि आगे जाके नीमू और पदम से ज्वाइन करेगी और फर्दर आप लेह और कारगिल इस रोड से जा सकते हैं, क्योंकि मनाली लेह का जो रास्ता है उसमें काफ़ी टनलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है उस रोड पे। उस रोड के कंपैरिजन में जो नीमू पदम दारचा रोड है, यहाँ पे एक टनल रोहतांग टनल के बाद यहाँ शिंकुला पे एक और टनल आनी है, जिससे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी कारगिल और लेह को दे दी जाएगी। बीआरओ के मुताबिक सड़क का 90% काम पूरा हो गया है। इस सड़क के पूरी तरह से एक्टिव होने पर समय बचेगा। पहले पुरानी सड़क से मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन अब इससे 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। अभी तक मनाली से लेह जाने वाली जो सामरिक सड़क है, उस सड़क से जाने में काफी वक्त लगता है। बर्फबारी की वजह से सड़क 6 महीने बंद रहती है। इस वजह से अब दारचा से नीमू पदम दारचा एक नई रोड बीआरओ तैयार कर रहा है, सामरिक सड़क, जिसकी वजह से लेह तक जाने की जो दूरी है वो काफी कम हो जाएगी। और इसके साथ ही ये ऑल वेदर रोड होगी, यानी कि साल भर जो यहाँ पर लोगों की आवाजाही वो बनी रहेगी। खास तौर से सेना की आवाजाही, सेना के जो बड़े हथियार हैं उनकी आवाजाही पूरे साल बनी रहेगी। इस रास्ते की एक खास बात यह है कि ये एलएसी के बिल्कुल करीब ना होने की वजह से ये चीन और पाकिस्तान की पहुंच से दूर है और सेना यहां बिना किसी जोखिम के आवाजाही कर सकती है। सेना का साजो सामान करगिल और लेह तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस रोड की सबसे खास बात जो है वो हम आपको बताते हैं कि ये जंस्कार नदी के साथ साथ रोड चलेगी, बिल्कुल नदी के साथ पहाड़ों के बीच में। और एक तरह से जो सेना की आवाजाही होगी वो साल भर बर्फबारी के दौरान भी आवाजाही हो सकेगी। और सबसे खास बात, दुश्मन की नज़र से, यानी कि चीन और पाकिस्तान की सेना की नज़र में ये रोड नहीं होगी। सेना की जो हथियार हैं, जो राशन है, रसद है, वो आसानी से 12 महीने सरहद तक, यानी कि करगिल पाकिस्तान से लगने वाली सरहद और लेह चीन से लगने वाली सरहद तक पहुंच सकेगी। नीमो पदम दारचा रोड में निर्माण का कार्य जहां पूरा हो गया है, उस पर नजर डालिए। आंखें ठहर जाएंगी, गर्व होगा। मजदूरों और बीआरओ के जवानों की मेहनत पर नाज करेंगे। 258 किलोमीटर के इस महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट की निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। सिंधु नदी यानी इंडस और जंस्कार जो कि हिमाचल से आ रही है, उन दोनों नदियों का संगम है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन के साथ गलवान घाटी के विवाद के बाद जो झड़प हुई थी, यहाँ पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुँचे थे और यहाँ पर इसी जगह संगम पर उन्होंने पूजा भी की थी और नीमू ब्रिगेड में जो सेना की टुकड़ियाँ हैं उनको संबोधित किया था। और एक तरह से सीधे तौर पर चुनौती दी थी प्रधानमंत्री ने कि चीन की जो गतिविधियां इस वक्त पूर्वी लद्दाख और अलग अलग इलाकों में हैं, उन गतिविधियों को भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। सामरिक महत्व वाले रास्ते पर दर्जनों छोटे और बड़े पुल का निर्माण किया गया है।
यहाँ अटल टनल की तर्ज पर एक बड़ा टनल बनाने की तैयारी की जा रही है। पहाड़ियाँ हैं जिसको काटने के लिए एक तो आपको जान और आपकी उसके भी वो जोखिम रहता है, जो कि बॉर्डर रोड्स हमेशा तत्पर रहते हैं उसको लेने के लिए। प्लस आगे आप जब चलेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, सर्दियों में भी काम करना पड़ता है। आपने जैसा देखा है कि एक ऑलमोस्ट अटल टनल जो अभी नियरिंग कंप्लीशन है, उससे जो हमें एक्सपर्टीज गेन हुई है, उससे हम पूरा आशा करते हैं कि ये शिंकुला टनल का जो चैलेंजिंग टास्क है उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। अगर हम देखें अभी जो 2 एग्जिस्टिंग हमारी एक्सेस हैं, एक मनाली से लेह रोड है और एक श्रीनगर से लेह रोड है, तो इन पे 3 से 4 पासेस आते हैं दोनों एक्सेस पे। लेकिन इस रोड पे एक शिंकुला पास मेन पास है, बाकी छोटे मोटे पास हैं। तो हम इस रोड को लो एल्टीट्यूड से ये रोड जाती है, इसको हम 10 महीने तक खोल के रख सकते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर शिकुला टॉप के पास सड़क निर्माण की चुनौतियों का सामना करते अफसरों और मजदूरों को हमने देखा। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ काटना बेहद मुश्किल है। भारी मशीनों के साथ मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं। समय कम है और काम ज्यादा। हालांकि यहाँ सड़क के लिए पहाड़ काटना ही मुसीबत का अंत नहीं है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य विवाद के बीच दारचा से लेह को जोड़ने वाली एक नई सामरिक सड़क नीमू पदम दारचा पर इस वक्त काफी तेजी के साथ ये कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अभी करीब 90% इस सड़क का काम पूरा हो गया है। 258 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और इसके बहुत सामरिक फायदे हैं। चीन पूरे एलएसी पर साजिश रच रहा है और उसको मात देने के लिए सेना अपनी सरहद की आखिरी चौकी तक पकड़ मजबूत करना चाहती है। और इसके लिए सड़क का होना सबसे जरूरी शर्त है, क्योंकि लड़ेंगे तब जब वक्त पर पहुंचेंगे। मंजीत नेगी, दारचा, आज तक। अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सीमा पर भारत का नया रोड प्रोजेक्ट चीन में खलबली मचा रहा है। ये रोड एलएसी के करीब 300 किलोमीटर तक बनाई जा रही है। इस सड़क के बन जाने के बाद अरुणाचल के दूर दराज वाले इलाके में सेना तेज मूवमेंट कर सकेगी, यानी चीन को वक्त रहते जवाब मिल जाएगा। ये वो सड़क है जो अरुणाचल के दूर दराज के इलाकों पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। ये वो सड़क है जो चीन को बेचैन किए हुए है। ये वो इलाका है जहां साल में 7 महीने मूसलाधार बारिश होती है और भूस्खलन की वजह से एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की। एलएसी से सटे इस इलाके पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। दूर दराज और सामरिक महत्व से बेहद खास है अपर सुबनसिरी जिला। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप चीन की साजिशों को करारा जवाब देने के ब्लूप्रिंट को करीब से देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में चीन के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण किस तरह से हो रहा है और क्या है चुनौतियां। मैं इस समय हूं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां दापोरिजो से लेकर नाचो और उसके आगे सीमा तक के वो सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके और जितना संभव हो सके। चीन हमेशा से ही दूर दराज वाले भारतीय इलाकों में जमीन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इन इलाकों में कनेक्टिविटी ना होने से चीन ने अब तक फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकार ने चीन के सीमावर्ती इलाकों में रास्तों के जाल से पकड़ को मजबूत किया है। इलाके में सेना की पहुंच आसान हुई है।
दरअसल इन पहाड़ों में कई चुनौतियां होती हैं। इन पहाड़ों में जो शिवालिक रेंज के माने जाते हैं, हिमालय की इस चोटियों में जो पत्थर होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, यानी कि ये कहें पहले उनमें एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक सामग्री डालकर उन्हें पहले काटा जाता है पत्थरों को, उसके बाद इन बुलडोजर्स को हटाकर रास्ते बनाए जाते हैं। कई गुना ज्यादा चुनौतियां होती हैं। पहला तो इस रास्ते में पहुंचना अपने आप में मुश्किल है। ये काम फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है और उसके साथ साथ कई इलाकों में CPWD कर रहा है। करीब 73 सड़कें बन रही हैं पूरे भारत में और खास तौर से चीन के सीमावर्ती इलाकों में। इस सड़क को भारत चीन बॉर्डर रोड कहा जाता है और ये अपर सुबनसिरी जिले से नाचो तक जाती है, यानी करीब 300 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन के अफसर और मजदूर दिन रात इस सड़क को पूरा करने के लिए दम लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों को नए सिरे से काटना है। ये पत्थर बेहद सख्त है। BRO इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। इतनी ऊंचाई पर एक तरफ पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मजदूरों को लगातार भूस्खलन का सामना करना पड़ता है। रास्ते के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पहाड़ी नदी, जिसका बहाव सालों भर तेज रहता है। चुनौतियां यहाँ नहीं खत्म होती हैं। जहाँ एक और पहाड़ है तो वहीं दूसरी ओर गहरी नदी। ये है सुबनसिरी नदी और ये अपने आप में आपको बताएगी कि कितनी चुनौतियां होती हैं सिर्फ एक कुछ फीट का रास्ता बनाने के लिए। दरअसल ध्यान में ये भी रखा जाता है कि किन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सी गलती हुई और आप सीधा नदी में, और प्रवाह इतना तेज कि रोके ना रुके किसी आदमी का बह जाना। और इन सब के बीच में जब ये पत्थर काटे जाते हैं, जब ये पहाड़ काटे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि भूस्खलन जो गीली मिट्टी की वजह से कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो मशीनों का मूवमेंट भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अरुणाचल समेत चीन के सटे इलाकों में लगभग 73 सड़कें बनाई जा रही हैं। कई सड़कें LAC के साथ साथ बनाई जा रही हैं। इनमें से 61 सड़कें BRO और बाकी 10 सड़कों के निर्माण का जिम्मा CPWD पर है। 2009 से 2014 तक लगभग 1075 किलोमीटर सड़क पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनाई गई थी, जबकि 2014 से 2019 तक ये बढ़कर 3000 किलोमीटर तक हो गई है। यानी सरकार ने चीन से लगे इलाकों में सेना के मूवमेंट को आसान और कारगर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वोत्तर भारत में अब जिस हिसाब से सड़कों के बनाए जाने पर फोर्स दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जोर दिया जा रहा है गाड़ियों के मूवमेंट पर। सीमावर्ती इलाकों में जितने भी संभव हो सके सामान कई दिनों तक के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे इन पहाड़ों पर आवाजाही में कई गुना ज्यादा समस्या होगी। ऐसे में जरूरी सामान और वो सारी चीजें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ टुकड़ियों का भी मूवमेंट हो रहा है। ध्यान में रखें कि जहां एक और चीन से लेकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तैनाती है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इस इलाके में रास्तों के निर्माण से लोगों की जिंदगी बदल रही है। बिजली मिली, इलाके में विकास पहुंचा, अब मोबाइल टावर की मांग बढ़ी है। स्थानीय लोग स्कूल और मेडिकल सुविधा भी चाहते हैं कि यहाँ में एक टावर बैठा दीजिएगा ताकि हमारा सुविधा हो जाए। और टेलीफोन कुछ बीमार आजार ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे भी हम लोग बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि फ़ोन नहीं जाती है, तो बीमार में कैसे मरीजों को ले जाएंगे। गाड़ी भी ऐसा नहीं है, अवेलेबल नहीं मिलता है। हमारा यहाँ पे बिजली का डेली बिजली नहीं मिलता है। आपका पहाड़ एरिया है और रोड में आपका ये गिर जाता है, बिजली का पोल पे लकड़ी गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, उसके लिए हम लोग के लिए लाइट का दिक्कत होता है। और हमारा यहाँ स्कूल का भी दिक्कत है। बड़ी लड़ाई हौसलों के साथ लड़ी जाती है। कई हजार फीट की ऊंचाई पर हर मौसम के लिए सड़क बनाना बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें अगर बेहतरीन मशीनों की ताकत मिल जाए तो लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। इससे सही दिशा भी मिलती है। चीन हमारी कमजोरी से अब तक फायदा उठाता रहा, लेकिन अब आखिरी चौकी तक सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा
चीन चाहे जितना उछल कूद मचा ले, लेकिन अब उसकी हर साजिश का जवाब तैयार है। यही वजह है कि वो बौखलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के स्वाभिमान की सड़क से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज किसानों से जुड़े 2 बिल राज्यसभा से पास हो गए। ये नए बिल किसानों के लिए क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। आज राज्यसभा में इसी बात पर ऐसा हंगामा हुआ जिसमें उपसभापति की चेयर तक सांसद आ गए, माइक तोड़ दिया, रूल बुक फाड़ दिया गया। संसद में शायद ऐसा पहले कभी हुआ हो, लेकिन बिल पास होने से विपक्ष रोक नहीं पाया। बाद में सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान बिल का डिफेंस करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे मैदान में आए। वो किसान परिवार से आते हैं। वो वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने किसान बिल पर फैली भ्रांतियों को दूर किया। विपक्ष को उसकी हरकतों पर जमकर खिंचाई भी की। आज राज्यसभा के फाइट सीन और फिर राजनाथ सिंह का इस पर जवाब आपको जरूर देखना चाहिए। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दोनों बिल पास हो गए। राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय ने उपसभापति के आसन पर पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि उपसभापति नियमों के खिलाफ फैसला ले रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपसभापति के रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉमिस दे चुके हैं, बहुत वादे कर चुके हैं। कौन सा वायदा पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी को तो पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, पैकेजिंग करने का शौक है। और ये जो कह रहे हैं कि ये आज का दिन याद रहेगा इतिहास में, मैं कहता हूं कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। जनमत जहां पूरी तरह आज विद्रोह की स्थिति में, किसान आंदोलित है, सड़कों पर है, रोज अध्यादेश का विरोध कर रहा है। सरकार संख्या के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। शाम 7:30 बजे सरकार ने मोर्चा खोला। सरकार के 6 मंत्री सामने आए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और ये कह गए कि संसदीय इतिहास में ऐसी घटना न लोकसभा में हुई न राज्यसभा में। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। राज्यसभा में उपसभापति के पद तक पहुंचकर माइक तोड़ते आपने देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के एक नेता को टेबल पर चढ़ के हंगामा करते देखा है? क्या आपने कभी विपक्ष के किसी मेंबर को कागज छोड़िए उस पूरे सदन की गतिविधि को संचालित करते हुए जो रूल्स हैं उस रूल बुक को फाड़ने की कोशिश करते देखा है? मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी जमीन आजीविका छीन कर। हालांकि सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा से
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इस भरोसे के बावजूद देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं। किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। सरकार का कहना है कि नए बिल से बिचौलिए खत्म होंगे, पर किसानों को भरोसा नहीं, वो शंका कर रहे हैं। किसानों को डर है कि नई व्यवस्था में बड़े किसान तो तमाम परेशानियों का सामना कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान व्यापारियों के हाथों में फंस जाएंगे। किसान पूरी तरह से बाजार के भाव में फंस जाएंगे और वो इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। हालांकि सरकार हर आरोप पर विस्तृत जवाब दे रही है। आज तक ब्यूरो। सरकार बिल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है, जबकि विपक्ष ने इस कानून को किसान विरोधी बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुद्दे पर तल्खी कितनी बढ़ी हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ये एक प्रशासकीय कदम होता है जो सरकार हर साल तय करती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और मुझे गर्व है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी को अधिक दिया है किसानों के पक्ष में। आप चाहें तो हम आपको उसको बाकायदे चार्ट के साथ दिखा भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको देता ही हूं कि देखिए किसानों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। धान में 2.4 गुना, दलहन में 10 गुना, गेहूं में 1.77 गुना बढ़ाया गया, दलहन में 75 बढ़ाया गया। इस बिल के कई बिंदु हैं विरोध के और अत्यंत गंभीर हैं। पहली बात, आप अगर मैं हूं खरीदार, आप हैं कृषक, आप मेरे और आपके बीच में आवागमन करके जो निश्चित होगा उसके आधार पर बेचना अगर अनुमति देंगे, जो इस एक्ट द्वारा, इस बिल द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी अगर आपने एबॉलिश नहीं भी की, यानी नाम वास्ते एक चीज है एमएसपी, लेकिन आप और हम नेगोशिएट करके उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो एमएसपी का क्या औचित्य है, क्या मूल्य है, क्या वजन है? तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, एक मजाक हो रही है। ये सही कह रहे हैं, अभी जो मैंने सुना कुछ 2-3 मिनट के लिए प्रसाद जी, सही कह रहे हैं राजनाथ जी कि औपचारिक रूप से एमएसपी अबॉलिश निरस्त नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी को इरेलेवेंट करार किया जा रहा है, उसको होना नहीं होना बराबर हो रहा है। इससे बड़ी कोई पीड़ा हो सकती